हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर केमिकल काइनेटिक्स। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी है, दैट मीन्स जिन्होंने 11th-12th में पीसीबी स्ट्रीम चूज़ की है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे मैथ्स से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट 10th तक नहीं थे, इसलिए न्यू होते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है इनको समझने में। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मतलब कहाँ पे और हम कहाँ पर इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे डिफरेंशिएशन में वर्ड निकल कर आ रहा है डिफरेंट, ठीक है, और उसी तरीके से इंटीग्रेशन में वर्ड निकल कर आ रहा है इंटीग्रेट या फिर इंटीग्रल। तो देखो डिफरेंशिएशन का मतलब, डिफरेंट का मतलब क्या है कि मतलब अलग होना, ठीक है, डिफरेंट होना, कुछ अलग होना। डिफरेंशिएशन से मतलब है कि हमारे पास कोई एक बड़ी चीज़ होगी, ठीक है, कुछ होल होगा कंप्लीट, और हम इसका कोई डिफरेंट पार्ट, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, सिर्फ उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक कोई छोटा पार्ट होगा, पूरी बड़ी कोई चीज़ होगी, उसका एक डिफरेंट एक छोटा सा पार्ट, हम सिर्फ उसको अलग से स्टडी करेंगे, डिफरेंटली सिर्फ उसको स्टडी करेंगे, वो हो गया डिफरेंशिएशन। वहीं इंटीग्रेशन से क्या मतलब है, इंटीग्रेट करना चीज़ों को, मतलब एक साथ जोड़ना। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ छोटा सा पार्ट होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे कुछ, और उन सबको जोड़ के हम होल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि टोटल की क्या वैल्यू। हमारे पास छोटे से पार्ट की वैल्यू होगी और हमें टोटल की वैल्यू निकालनी होगी, जबकि यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास टोटल की वैल्यू होगी और हमें किसी छोटे से पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो डिफरेंशिएशन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कुछ छोटे पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जबकि इंटीग्रेशन जहाँ पे हमें होल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, एक बड़े पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी अगर ये पूरा होल है और हमें इसमें से सिर्फ इतने पार्ट का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये भी किस में आ जाएगा, इंटीग्रेशन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि ये होता क्या है। चलो अब हम देख आप, अच्छा यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे हैं, मान लो आप एक टॉफ़ी की शॉप पर गए, आपको टॉफ़ीज़ लेनी है ना, तो एक तो आप क्या बोलोगे कि हमको सिर्फ एक टॉफ़ी चाहिए, तो उसके पास कुछ टॉफ़ी का ऐसे बॉक्स होगा बड़ा सा, तो वो पूरी होल चीज़ है, ठीक है, उसमें से वो एक टॉफ़ी निकालेगा और आप कहोगे कि इसका प्राइस बता दूँ, तो बेसिकली आपने उसके एक छोटे से पार्ट का प्राइस पूछा है ना, तो वो होगा डिफरेंशिएशन। वहीं अगर आप की शॉप पर गए, आपने पूछा कि भैया आप ना एक टॉफ़ी का प्राइस बताओ, तो वो आपको बता देगा कि भाई एक टॉफ़ी 1 रुपये की है, तो आप कहोगे कि एक काम करो, मुझे ना 100 टॉफ़ीज़ दे दो। ठीक है, 100 टॉफ़ीज़ हो गई, एक बड़ा पार्ट हो गया, और आपने पूछा कि अब इसका कितना प्राइस है, तो वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा इंटीग्रेशन में, जहाँ पे हमें एक छोटे से पार्ट के बारे में बताता हूँ और हमने उससे कंप्लीट वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, चलो ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप प्लस और माइनस के साथ डील करते हो, या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं। देखो वर्क कैसे करेंगे कि मान लो आपको कोई एक इक्वेशन है और उसका रेट फाइंड आउट करना है एक पॉइंट पर। ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम यही सीखेंगे कि रेट क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के लिए ये कोई ग्राफ है। ठीक है, और हमें इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि पूरा इतना बड़ा है, हमें सिर्फ एक पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक छोटे से टाइम पर, एक पार्ट पर, कि इस टाइम टी पर कितनी वैल्यू होगी। तो एक छोटे से पार्ट पर हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन का। वहीं आपसे कहा गया कि भाई हमारी एक रिएक्शन है जिसको होने में 0 से लेके टी तक का टाइम लगा, 0 से टी तक का टाइम लगा, तो उसको टोटल कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे कि हमें एक बड़े पार्ट पे चेक करना है, या फिर उसका टोटल रेट क्या हुआ, तो आप कहोगे कि एक बड़े पार्ट पर हमको चेक करना है, तो उसमें हम फिर क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम इस चैप्टर में इसको यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि होता क्या है और कहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली यूज़ करेंगे कैसे। ठीक है, तो इनके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि जब आपको एडिशन स्टार्टिंग में सिखाया जाता है या सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है, तो आपको बताया जाता है कि भाई जब आपका यूनिट प्लेस पर मान लो 9 और 1 है, 10 कंप्लीट हो गए, तो आप क्या करोगे, 0 यहाँ पर, और वो जो 10 का 1 है ना, वो नेक्स्ट वाली प्लेस पर ऐड हो जाएगा एज कैरी। इस तरीके से आपको सिखाया होता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में सिखाया होता है कि जब आपको कि यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है नीचे वाली वैल्यू से, कुछ इस तरीके से, तब आप क्या करते हैं कि यहाँ से
वैल्यू जो है वो लेते हैं और वो कैसे जाती है, 10 की फॉर्म में जाती है। इस तरीके से आपको कुछ रूल्स बताए जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम कुछ फार्मूलाज देखने वाले हैं, कुछ रूल्स देखने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारे होते हैं, अगर आप 11th-12th के किसी मैथ्स के स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको बहुत सारे बता देंगे। हम यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल बताएंगे, उससे आपके क्वेश्चन जनरल तो सॉल्व हो ही जाएंगे जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। उसके अलावा बाकी भी हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इस चैप्टर में नहीं लगने वाले हैं। क्वांटम वगैरह में तो फिर भी यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको फिर भी रह जाता है डाउट तो आप सीधे गूगल करके उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। अगर आपको एक बार लगाना आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए अलग से छोटी सी वीडियो जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करके हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखो, एक होता है, मैं आपको साइड बाय साइड करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि उल्टे भी मतलब कैसे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो इसे डिनोट कैसे किया जाता है, तो डी बाय डी एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल। देखो, कोई एक चीज़ तो होगी ना जो वेरी करेगी। अगर मैंने जैसे आपको टॉफ़ी वाला एग्जांपल दिया था तो वहाँ पे नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ जो थे वो वेरी कर रहे थे। एक बार नंबर ऑफ टॉफ़ी 1 था और एक बार नंबर ऑफ टॉफ़ी 100 थे। तो कोई एक चीज़ थी जो वेरी कर रही थी, है ना, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। तो किसी एक वेरिएबल के अलॉन्ग हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और, जब हम छोटे से पार्ट की बात करते हैं ना तो वहाँ पर 2 साइन आते हैं, एक होता है डेल्टा और एक होता है डी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो, जैसे मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से बताया था कि जब आप पूरे बड़े पोर्शन के बारे में बात करते हो तो वो होता है आपका इंटीग्रेशन से सॉल्व। अगर आप छोटे पोर्शन के बारे में बात करते हो तो छोटा पोर्शन भी कितना छोटा, अगर आप थोड़े से छोटे पोर्शन की बात करते हो तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही छोटे पार्ट की बात करते हो, मतलब ऐसे है कि अगर आपने एक टॉफ़ी के बारे में भी बात की ना पूरे बॉक्स में से, तो उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। लेकिन अगर आपने इस टॉफ़ी के भी एक बिल्कुल छोटे से पार्ट के बारे में बात की, बहुत ही छोटे से पार्ट के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम डी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था कि जब हम किसी एक पॉइंट पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तब हम डी को यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो, जैसे फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। यहाँ पर देखो, वेरिएबल क्या है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स में ही चेंज होगा। तो जब हम एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है एन एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लो, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ऐसे ही अगर मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करती हूँ, ठीक है, तो वैल्यू निकल के आती है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। ये c का क्या मैटर है वो भी हम आपको बताते हैं, पहले इसको देख लो। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पर मेरे पास ना कुछ इस तरीके से था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर n की जगह क्या है, 3 है। तो आंसर में क्या होगा, जो n है वो आगे आ जाएगा, मतलब 3 आगे आ जाएगा। x ऐसे का ऐसे ही रहेगा सेम, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो पहले थी उससे कम हो जाएगी। तो अब पावर यहाँ पर 3 थी तो यहाँ पर कितनी रह जाएगी, 2। ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा, n की वैल्यू आगे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर n जो है वो -2 है, और x की पावर में क्या होगा, n -1, तो n कितना है, -2, इसमें से भी एक माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 x की पावर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही रहेगा -3, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अब हम इंटीग्रेशन लगा के देखते हैं। तो देखो, पहले आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही देखो। यहाँ पर क्या हुआ था कि पावर 1 माइनस हुई थी, है ना, यहाँ पर पावर 1 प्लस हो जाएगी। यहाँ पर जो पहले था उससे मल्टीप्लाई हुई थी, यहाँ पर जो बाद में बनेगा, यानी कि पावर प्लस होने के बाद n+1 पावर उससे डिवाइड होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी पहले वाली पावर से, यहाँ पे डिवाइड होगा जो बाद में पावर बनी है उससे। यहाँ पे बाद में पावर माइनस होकर आई थी, यहाँ पे बाद में पावर प्लस होकर आई है, ठीक है। चलो अब करके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लो मुझे निकालना है x³ dx, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर में क्या हो जाएगा, n+1, यहाँ पर n कितना है, 3 है, तो 3 + 1 दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय जो n+1 जो पावर है उसी से ही डिवाइड कर देंगे, यानी कि बाय 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर -2 dx, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x की पावर -2, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस प्लस माइनस होंगे,
साइन उसका आएगा जो बड़ा है, तो माइनस करेंगे पहले, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, और साइन किसका बड़ा है, 2 का बड़ा है, यानी कि माइनस वाला बड़ा है, तो -1 पावर हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा -2 + 1 वही सेम -1, तो ये हो जाएगा -1/x। ठीक है, यहाँ पर आया था आपका -2/x। ठीक, आई होप इतना समझ में आया हो। अब कुछ और केस देख लेते हैं, जैसे अगर मैं किसी ओके, पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ आ जाए तब क्या होगा। मतलब ऐसे इंटीग्रेशन और फिर d/dx ऑफ x⁻n, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा x⁻n का, तो वो कितना आ जाएगा, n x⁻n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो n तो कांस्टेंट है, मैंने और इसका इंटीग्रेशन, अभी तो हमने ये वाला पोर्शन सॉल्व किया है ना, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन किया है, इंटीग्रेशन तो बाकी है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो इसमें क्या होगा कि ये जो n है ये कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं वो सिर्फ वेरिएबल पे करते हैं, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट तो ऐसी का ऐसे ही रह जाएगा। इंटीग्रेशन होगा किसका, सिर्फ इसका होगा। यहाँ पर n की जगह क्या है, n-1, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या होगा, n-1, तो n की जगह पे आ गया और साथ में क्या है, +1, और ऐसे ही नीचे n की जगह तो n-1 है और साथ में क्या है, +1 इज इक्वल टू n, x की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 + 1, -1 से +1 कैंसिल, x⁻n अपॉन, यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल, n से n कैंसिल, आंसर क्या आ गया, x⁻n। अब देख लो जो हम लेकर चले थे स्टार्ट में वही आ गया। ऐसा क्यों आया, अगर आप ऐसा करो 2 + 5 - 5, तो आंसर क्या आएगा, 2 + 5 7 -5, क्या आया, 2 ही आया ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सेम इसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपको आंसर सेम ही मिल जाएगा। आपको इसके लिए 7 पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे कैंसिल आउट करो और 2 आ गया। ठीक है, तो आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी आपको इस तरीके से दिखे तो आप वहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकते हो। डन। उसके बाद एक पॉइंट, लेकिन हाँ अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि 5x और फिर d/dx ऑफ 3x, और आप कहो कि यहाँ पे मैं इसको सीधे सीधे काट दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में जो है वो कोई और नंबर एंटर कर चुका है। ये दोनों अगर बिल्कुल एक दूसरे के पास पास हैं तब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मुझे d/dx करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो किसी कांस्टेंट वैल्यू का, तब क्या होगा। तो देखो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि 3 है, सीधे सीधे एक नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपने पढ़ा होगा अपने 9th और 10th में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को 3 × 1, और 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁻0 लिख सकती हूँ ना, मतलब किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 ही हो जाता है, तो मैं 3 को कैसे ट्रीट कर सकती हूँ, 3x⁻0। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या होगा कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे पावर क्या है, 0, देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कांस्टेंट तो आगे आ गया, इसका तो कुछ नहीं होना। ठीक है, d/dx x⁻0 3 अब x⁻0 है, n जो है वो आगे आ जाएगा, यहाँ पर n क्या है, 0, जैसे ही आपका 0 आगे आया मल्टीप्लाई में, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आप ध्यान रखोगे कि जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, वो क्या होता है, वो होता है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, इंटीग्रेशन में 0 नहीं होगा, क्योंकि पावर कितनी है, x⁻0। इंटीग्रेशन में पावर जो है वो ही आगे नहीं आती है ना, उसमें एक ऐड होके आता है, तो जैसे ही आप 0 करोगे तो वो +1 होके क्या हो जाएगा, x⁻1, और 1 ही डिवाइड में आएगा फिर आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 नहीं होगी। उसके बाद एक लास्ट वाला पॉइंट इसमें बच जाता है कि अगर आपका कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, जो भी आपकी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से है, 3x + 5x² है ना, तब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो ये भी आपने 9th और 10th में सीखा होगा कि किसी भी जो भी आपकी इक्वेशन होती है उसमें टर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में आपसे पूछूं कि आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो आप क्या बताओगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इस इक्वेशन में 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ये जो है ये बाइनोमियल टाइप की इक्वेशन है। कैसे पता चला मुझे कि 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा प्लस और माइनस के साइन से
डिफ्रेंशिएट होती हैं, मतलब जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आ जाए, ऐसे 5x² माइनस 7x, तो 7x³ ठीक है। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई, आप कहोगे 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हर एक टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, और यही सेम बात अप्लाई होती है इंटीग्रेशन पे भी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ 3x, जो भी साइन होगा वो बीच में आ जाएगा, प्लस d/dx ऑफ 5x² प्लस माइनस d/dx ऑफ 7x³, ठीक है। कांस्टेंट आगे आ जाएंगे और आपको सिर्फ किस पर फोकस करना है, अपने वेरिएबल पर। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें एक पॉइंट निकल के आता है आपका लिमिट का, कि लिमिट का क्या मैटर है। तो देखो d/dx जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे तो आपको लिमिट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ऑलरेडी जब हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा x, ठीक है, और जब हम इस डेल्टा को और छोटा कर देते हैं, बिल्कुल इतना छोटा कि ये जो x है ये बिल्कुल जीरो होने की कोशिश करे। हमने ये एक टॉफ़ी ली थी, ठीक है, और इस टॉफ़ी का बिल्कुल इतना छोटा सा एक पॉइंट जैसा पार्ट, जो बिल्कुल अगर आप इसको वेट करो तो शायद जीरो ही आए, 0.00000 समथिंग 1 और 2 और 3 ग्राम आए, तो उसको आप अप्रोक्स जीरो कर देते हो ना। तो जब भी जो आपका x है, जो भी आपका वेरिएबल है, वो जीरो होने की कोशिश करे, एग्जैक्ट जीरो ना हो, जीरो होने की कोशिश करे, तो हमसे क्या बोल देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, मतलब कि जीरो होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं d/dx ऑफ x, ठीक है। जब ये जो x है वो जीरो होने की कोशिश करता है, इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। इसमें तो लिमिट का बस यही है, इंटीग्रेशन में लिमिट का रोल ज़्यादा आता है। देखो जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, मान लो मेरे पास ना ऐसा कुछ है कि एक पैकेट में 10 टॉफ़ीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक पैकेट है और इसमें 10 टॉफ़ीज़ हैं। अभी मैंने क्या किया कि मुझे ना इन टॉफ़ीज़ में से 3 टॉफ़ीज़ मैंने निकाल ली हैं, और जो बाकी बची हुई टॉफ़ीज़ हैं इनका प्राइस पता करना है कि कितना प्राइस होगा। तो सॉरी, हम क्या करेंगे, या फिर आप कहो कि इनका वेट पता करना है कि इनका वेट कितना होगा। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि टोटल हमारे पास 10 थी, उसका वेट उसके पैकेट पे लिखा हुआ था, उसमें से माइनस कर दूंगी मैं 3 का वेट, तो मेरे पास कितनी जो बची हुई है 7, यानी कि उनका वेट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास फाइनल वैल्यू थी, कंप्लीट वैल्यू, उसमें से माइनस कर दिया जो इनिशियल वैल्यू थी। स्टार्ट में मेरे पास वैल्यू क्या थी, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन फाइनल 10। अभी मैंने क्या किया कि मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, 10 फाइनल वैल्यू, ठीक है। उसमें से मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, बट 3 से ना, तो इनिशियल वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। तो मैंने क्या किया, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस कर दिया, तो जितना मुझे चाहिए था मुझे उतना मिल गया। अगर मुझे टोटल चाहिए होता तो मेरी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती, मैं 0 से स्टार्ट करती है ना, और कहाँ तक जाती है 10 तक, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाती है 10 - 0, मतलब 0 to 10, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। इस तरीके से करते हैं, इंटीग्रेशन में भी सेम ही होता है। ये जो c है ये एक्चुअली उस कांस्टेंट को बताता है, जब हम लिमिट का यूज़ नहीं करते ना तब हम c लगा देते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, और जब हम लिमिट का यूज़ करते हैं तब हम इस c को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको x³ की वैल्यू बताई थी, अगर मैं x³ का इंटीग्रेशन करती हूँ तो क्या होगा, x⁴ अपॉन 4, ठीक है। भाई n क्या है, 3 है, 3 + 1 4 अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई। जबकि लिमिट मैंने यूज़ नहीं की थी, मुझे पता ही नहीं कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर मैंने c का यूज़ कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि x की वैल्यू ना 0 से 10 है, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा सॉल्व करके ये आया, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक, ये है 0 से लेके 10 तक। तो मैं क्या करूँगी कि जो मेरी फाइनल वैल्यू है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को की वैल्यू को माइनस करूंगी। यही हमने देखा था कि हम फाइनल में से जो हमारा इनिशियल है उसको माइनस करते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये वैल्यू है जो भी हमारी चीज़ वेरी कर रही है। जैसे वहाँ पर नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ वेरी कर रही थी ना, कि कितने नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हैं, पहले 10 थी, 3 माइनस हो गई, तो ये क्या है, ये वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। पहले x की जगह मैं क्या पुट करूँ, 10, तो 10⁴/4, और इसमें से माइनस करूँगी इनिशियल वाली, और इनिशियल वाली में x की वैल्यू क्या है 0, तो 0⁴ अपॉन 4, ठीक है। और आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसी तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 3 से लेके 10 हो सकती है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन या कंडीशन टू कंडीशन। इतना क्लियर हो गया, लिमिट का पंगा भी समझ में आ गया है ना। अब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा लॉग वाला, जब हम d/dx डिफ्रेंशिएशन करते हैं ln x का, या फिर आप कहोगे log x का, ठीक है। तो
इसकी वैल्यू आती है 1/x। क्या वैल्यू होती है? 1/x। ln log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ऐसे ही जब हम करते हैं 1/x का इंटीग्रेशन, तो देखो इस केस में क्या है, 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1। अब जैसे ही मैं n की जगह -1 पुट करूंगी तो -1 + 1 x की पावर कितनी हो जाएगी? 0, है ना। और नीचे भी क्या बन जाएगा? 0। तो ये आपका आंसर बनेगा x की पावर 0/0। और ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। जब भी 0 डिवाइड में आ जाता है तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से ना लिख के, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x, या फिर आप कहोगे log x। ठीक है, आप देख भी सकते हो यहाँ से बिल्कुल उल्टा ही तो है। जब आप log x का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 1/x आता है, और 1/x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या मिल जाएगा आपको? log x मिल जाएगा। ठीक है, अपोजिट चल रहे हैं बिल्कुल। ऐसे ही एक होता है एक्सपोनेंशियल, जिसे हम डिनोट करते हैं e से। तो अगर हम e की पावर, आप यहाँ पे लिखोगे कुछ भी ax, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू आती है a e की पावर ax। मतलब जो भी x की पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और बाकी का जो पोर्शन है, जो भी है हमारा फंक्शन, वो ऐसी का ऐसी आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर ax का, तब क्या होगा? तो इसमें क्या होगा, जो है वो सेम का सेम ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हुई थी ना, तो यहाँ पर a से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से इसके। अभी इसको हटा देती हूँ, इनके एग्जाम्पल साइड में लिख देती हूँ, है ना। तो मान लो आपको क्वेश्चन मिला d/dx ऑफ ln 3, log 3 की वैल्यू आप बताओ। तो ये क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू? 1/3, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या है? 3 है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इसको देखो, d/dx ऑफ e की पावर 3x, है ना, इस तरीके से। तो इस केस में क्या होगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी? ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और e की पावर 3x ऐसे का ऐसे आ जाएगा। आ गया समझ में? अब इंटीग्रेशन के देख लेते हैं फटाफट से। तो जैसे 1/x है तो ये ln x हो जाएगा, और अगर e की पावर ax है तो ये हो जाएगा e की पावर ax/a। इसके एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं। ये तो हो ही गया, सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये देख लेते हैं ना। मान लो आपके पास e की पावर 3x है, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? e की पावर 3x ऐसी का ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो 3 है जो a की जगह लिखा हुआ है, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। क्लियर हो गया? आई होप। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आगे आपको नहीं आएंगे। अगर आपको आते भी हैं, मैं आपको एक नोटबुक में से नोट करा देती हूँ आपको कुछ फॉर्मूले। आई होप आपको फार्मूला यूज़ करने आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई फार्मूले आते हैं और आपसे वो यूज़ नहीं हो पाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी सॉल्यूशन। अब ये देख लो, ये थोड़ा सा ऐसे ही नोट डाउन कर लो, है ना। आई होप आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ये कुछ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, हालांकि आपको इतने भी नहीं पढ़ने हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होंगे, ये केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ नहीं होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है कि जिसमें इनका यूज़ हो रहा हो तो आप देख सकते हो। ये फॉर्मूलाज हैं, और अगर आप इंटीग्रेशन के देखते हो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको इधर तरफ से दिख जाएंगे। ठीक है, आप पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हो, जो भी आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इतना डिटेल में भी आपको नहीं आने वाला है, आप लोग बिल्कुल घबराओ मत। बस मैंने तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए इतना बता भी दिया था। ये बस कहाँ पर यूज़ होंगे, जो हम वो पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस या फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, तो उनको जब डिराइव करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा बस यूज़ में आने वाला है, एक दो चीज़ें ही सिर्फ, इसमें से भी इतना भी मैंने आपको बस प्रैक्टिस के लिए ही कराया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।